स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। इस बार कई रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। भारत जैसे देश में 65-70% जो आबादी है वो या तो नौकरी तनख्वाह पर अपना जीवन गुजर बसर करती है या छोटा मोटा धंधा व्यापार करती है। इसी में से कभी कभी कोई गुदड़ी का लाल निकलता है और वो पूरे देश में नाम करता है, छा जाता है। लेकिन गुदड़ी के लाल के साथ साथ कुछ गुदड़ी के दलाल और कुछ गुदड़ी के शैतान भी निकलते हैं। आज ये कहानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही सामान्य व्यक्ति की है जो कभी परचून की दुकान चलाता था, लेकिन एक झटके ने उसका जीवन बदल दिया। उसकी किस्मत ऐसी पलटी कि वह परचून की दुकान से प्रदेश का चीनी किंग बन गया। ये बात हो रही है सहारनपुर जिले के नेता एमएलसी रहे हाजी मोहम्मद इकबाल की। इकबाल एक ज़माने में परचून की छोटी मोटी दुकान चलाते थे और बताया जाता है कि वो गांव में घूम घूम कर शहद बेचते थे। लेकिन फिर उनका वक्त बदला और सत्ता शीर्ष का उनके ऊपर हाथ आया। मायावती की सरकार थी और फिर हाजी इकबाल एमएलसी बन गए, बहुत बड़े बड़े डील करने लगे, हजारों करोड़ के आदमी बन गए, चीनी मिलें खरीदने लगे। लेकिन आज काफ़ी सालों बाद वो देश में एक भगोड़े अपराधी हैं, वो इस देश के आर्थिक अपराधी हैं। हाजी इकबाल की किस्मत 2007 में तब पलटी जब वो बसपा में शामिल हुए और मायावती की सरकार बन गई। मायावती का उनके सिर पर हाथ पड़ते ही उनकी किस्मत चमक गई। वो ज़मीन से सीधे आसमान में उड़ने लगे और देखते ही देखते वो यूपी के एक कथित उद्योगपति बन गए। सहारनपुर के रहने वाले हाजी इकबाल बसपा शासनकाल में इतना पैसे वाला हो गया कि उसने देवरिया की, बैतलपुर और भटनी चीनी मिलों को खरीद लिया। जौनपुर की शाहगंज चीनी मिल को भी उसने खरीद लिया। जिस समय ये चीनी मिलें हाजी इकबाल ने खरीदी थी, उनकी कीमत 30 करोड़ रुपया उन्होंने लगाई थी, जबकि बाजार लागत जो ईडी ने आकी है वो 1000 करोड़ रुपया आकी है। यानी कि 1000 करोड़ का माल 30 करोड़ रुपए में लिया गया। बात सन 2010 और 11 की है कि मायावती सरकार जाने के बाद इस मामले की जांच ईडी को सौंपी गई, जिसने जांच में यह पाया कि चीनी मिलों की जो बिडिंग हुई थी वो फर्जी थी, उनका वैल्यूएशन जो हुआ था वो अंडर वैल्यूएशन था और जो चीनी मिलों की बिक्री की गई पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करके की गई। ये एक बहुत बड़ा अपराध था जो संगठित तरीके से किया गया और बाद में यही मामला बसपा सरकार के चीनी घोटाले के रूप में चर्चित हुआ। हाजी इकबाल सहारनपुर का आए दिन लोगों के सामने उसकी खबरें आती हैं, लेकिन 2022 से वो दुबई भाग गया है, वो इंडिया में नहीं है। मायावती की सरकार 2012 में चली गई, उनका कोई माई बाप रहा नहीं, एमएलसी का पद भी चला गया हाजी इकबाल का, तो उसने दुबई में जाकर शरण ले ली। अब जब ईडी ने उसको भगोड़ा घोषित कर दिया है, अब उसे दुबई से प्रत्यार्पण करने की तैयारी है। लेकिन क्या यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का है या किसी संगठित अपराध का है? ईडी अब तक 7 चीनी मिलों को अटैच कर चुकी है, जिसमें से 3 हाजी इकबाल के नाम पर थी। जमीनें मिल सरकार के कब्जे में फिर आ गई हैं, लेकिन ये कहानी जो है मछली और मगरमच्छ वाली है। इसमें मछलियों का तो शिकार हो जाता है, लेकिन मगरमच्छ हमेशा बच जाते हैं। कहते हैं वो घड़ियाल हैं, वो बहुत ज़्यादा पीते हैं
वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। हाजी इकबाल की एक लोकल यूनिवर्सिटी थी, वो भी अब सरकार ने जब्त कर ली है, ईडी ने। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो चुका है। हाजी इकबाल की थोड़ी सी लालच ने उत्तर प्रदेश का आर्थिक नुकसान तो किया ही, हजारों बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर दिया। अब एक रोचक खबर है, आप आए दिन देखते होंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर जाते हैं या कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ के सांसद मुख्यमंत्री के सामने मंच पर कुछ फिल्मी कार्यक्रम, कुछ हंसी मजाक की चीज़ें, कुछ चुटकुले, माहौल जो है काफ़ी हल्का फुल्का और हंसी ठहाकों का रहता है। वैसे तो मुख्यमंत्री खुद 5 बार गोरखपुर से लगातार सांसद रह चुके हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनको यह पद छोड़ना पड़ा। फिर उनकी जगह बीजेपी ने रवि किशन को गोरखपुर से टिकट दिया और वो 2 बार चुनाव जीतकर गोरखपुर के सांसद हैं। ऐसे में रवि किशन को सामने कुछ चुनौतियां आ रही हैं, जिनको वो मंच से भी कई बार बोल चुके हैं। लोक गायिका हैं मालिनी अवस्थी। मालिनी अवस्थी पद्म श्री से सम्मानित है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में वो अकेली आवाज़ हैं जो उत्तर भारतीय लोक संस्कृति में सुनाई पड़ती हैं और कहा जाए परंपरागत शैली को, लोक कला को उन्होंने जीवित रखा है, उसको ताकत प्रदान की है। लेकिन कई बार ऐसी चर्चा आ जाती है कि मालिनी अवस्थी को बीजेपी गोरखपुर से सांसदी का चुनाव लड़ाना चाहती है, जिसकी वजह से रवि किशन घबरा जाते हैं और वो मंच से ही उनके पति जो पूर्व आईएएस अफसर रहे हैं अवनीश अवस्थी, वो गोरखपुर के डीएम भी रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं, उनको ज़्यादा गोरखपुर ना आने की सलाह देते हैं। कहते हैं आप लखनऊ के लिए ही ठीक है। हालांकि ये बातें हंसी ठहाकों में ही चलती हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि रवि किशन गोरखपुर से 2 बार सांसद बन चुके हैं। तीसरी बार अभी चुनाव दूर है, लेकिन उनका टिकट पक्का है या कटेगा, इसको लेकर कोई अभी निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये चर्चा बार बार आती है कि मालिनी अवस्थी को गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। वैसे इसके पहले लोक गायिका के तौर पर उनकी जो ख्याति है उसको सम्मान देने के लिए उच्च सदन में मालिनी अवस्थी को भेजने की चर्चा आई थी, लेकिन राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं। इन दिनों जब दूरदर्शन का स्थापना दिवस समारोह था तो मुख्यमंत्री ने वहां पर मालिनी अवस्थी की काफ़ी तारीफ की। उस मंच पर उन्होंने उनके पति अवनीश अवस्थी को भी बुलाकर सम्मान कराया। तो स्वाभाविक है कि बहुत दिनों से बीजेपी ने लोक कला साहित्य के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मौका नहीं दिया है। उच्च सदन में महिलाओं की संख्या भी काफ़ी कम है। अभी इसी साल राज्यसभा का और विधान परिषद का दोनों का मौका आ रहा है। गोरखपुर का चुनाव तो दूर है, रवि किशन को अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मालिनी अवस्थी शायद ही वहाँ चुनाव लड़ने जाएं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक कलाकार के तौर पर उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, उत्तर भारत की लोक संस्कृति को जीवित रखने में जो उनका योगदान है वो बहुत बड़ा है और उसका सम्मान होना अभी बाकी है। अगर बीजेपी और सरकार चाहे तो उनको इस सम्मान से नवाज सकती है। पहले भी बहुत सारे साहित्यकार, कवि, कलाकार विधान परिषद में, राज्यसभा में नामित होते रहे हैं। तो ये बात तो साफ है कि फिलहाल रवि किशन को अभी मालिनी अवस्थी से कोई खतरा नहीं है। ये भी जब बात है कि मालिनी अवस्थी का दावा अभी उच्च सदन के लिए ज़्यादा मजबूत है। उनकी प्रसिद्धि भी है,
उनके पति को भी मुख्यमंत्री काफ़ी भरोसा करते हैं और वो सेवानिवृत्त होने के बाद से लगातार सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री के साथ बने हुए हैं। उनका भरोसा एक दिन का नहीं है। गोरखपुर में जब वो डीएम थे तब से वो मुख्यमंत्री की पसंद रहे हैं। ये संयोग है कि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में चीफ मिनिस्टर हैं और अवनीश अवस्थी उनके सलाहकार हैं। बीजेपी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो रही है। उसकी शुरुआत वो चाहें तो उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करें कि 2026 का जो साल है ये मालिनी अवस्थी को किसी न किसी सदन में जरूर पहुंचाएगा। अब ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए मात्र 9 महीने का समय बचा है, जनवरी में आचार संहिता आ जाएगी। एक और योगी सरकार अब चुनाव की तैयारियों में जुटी है, लेकिन दूसरी ओर ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ी हलचल की तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो विश्वास पात्र अफसर हैं वो इन दिनों विदाई की बेला में पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरशाही की सारी बड़ी कुर्सियां इसी 9 महीने के भीतर खाली हो रही हैं। 3 जो बड़े पद हैं उसमें सबसे पहले रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन, दूसरा आईआईडीसी और एपीसी और तीसरा राज्य के मुख्य सचिव का पद। ये तीनों पद इसी 9 महीने के भीतर वापस हो जाएंगे, चले जाएंगे, लोग रिटायर हो जाएंगे। अनिल कुमार जो इस समय रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका भी रिटायरमेंट इसी मई में होने वाला है, अगले महीने। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं दीपक कुमार। दीपक कुमार इस समय आईआईडीसी भी हैं और एपीसी के पद पर भी हैं। तो जब दोनों पद उनके पास है और उनका अक्टूबर में रिटायरमेंट है, राज्य के मुख्य सचिव हैं एसपी गोयल। एसपी गोयल जनवरी 2027 में रिटायर हो रहे हैं। ठीक उसी समय चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। तो जब इतने बड़े बड़े अफसर रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जगह भरने के लिए भरोसेमंद अफसरों की भी जरूरत सरकार को पड़ेगी। इसी 9 महीने में राज्य में मुख्य सचिव भी चाहिए, एपीसी भी चाहिए, आईडीसी भी चाहिए और रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन भी चाहिए। तो मई में अगले महीने जब अनिल कुमार रिटायर होंगे तो उनकी जगह पर फिर 1990 बैच की अर्चना अग्रवाल सबसे सीनियर बचेंगी। अर्चना अग्रवाल रेवेन्यू बोर्ड की चेयरमैन बन भी जाती हैं तो उनका भी सितंबर में ही रिटायरमेंट है। उसके बाद फिर किसी को वहां पर रेवेन्यू बोर्ड में लाना पड़ेगा, जिसमें 91 बैच, 92 बैच, 93 बैच के आईएएस अफसर ढूंढने पड़ेंगे। अब 91 बैच में बाबूलाल मीणा है, राजेश कुमार सिंह है। तो हो सकता है कि राजेश कुमार सिंह को अगला रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए अर्चना अग्रवाल के बाद, क्योंकि उनकी नौकरी 27 तक है। रही बात बाबूलाल मीणा की, जो 1991 बैच के हैं, उनकी जो कार्यशैली है उससे सरकार संतुष्ट नहीं है, तो उनको अपर मुख्य सचिव उद्यान बना के रखा गया है। तो फिर जब अक्टूबर में दीपक कुमार रिटायर होंगे तो आईआईडीसी और एपीसी दोनों पद खाली हो जाएगा। तब उसमें आएंगे 1992 में अनुराग श्रीवास्तव, अकेले अफसर हैं 1992 में। अब वो एपीसी बनेंगे या उनको आईआईडीसी बनाएगी सरकार, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुराग श्रीवास्तव की नौकरी भी जून 2027 तक ही है। उनके पास वक्त है। अब आईआईडीसी पद पर 1993 बैच के आलोक कुमार का भी दावा है, क्योंकि आलोक कुमार इस समय प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास या एसीएस के पद पर हैं ऑलरेडी। ये रही जो शीर्ष के अफसर हैं उनकी एक संभावना पोस्टिंग, क्योंकि तीनों बड़े पद खाली हो रहे हैं, तीनों के दावेदार हैं, लेकिन इन्हीं में से किसी को बनाना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी का जो मामला है वो थोड़ा से फंसौले वाला है। वो इसलिए
कि जनवरी में उनका रिटायरमेंट है 27 में, और 15 से 16-20 जनवरी तक चुनाव आचार संहिता आ सकती है। आचार संहिता में अगर मुख्य सचिव रिटायर होते हैं तो सरकार ये कोशिश करेगी कि उनको सेवा विस्तार दे दिया जाए। तो ये बात है कि एसपी गोयल को 6 महीने के लिए ही सही उत्तर प्रदेश में सेवा विस्तार मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। बाकी चाहे अनिल कुमार हैं, अर्चना अग्रवाल हैं, दीपक कुमार हैं, इनको रिटायर होकर जाना पड़ेगा। तो ये जब जाएंगे तो इनकी जगह 3-4 नए अधिकारी आएंगे, और वो अधिकारियों में आलोक कुमार और अनुराग श्रीवास्तव और राजेश कुमार सिंह, इन 3 की संभावना सबसे ज्यादा है। बंगाल में चुनाव हो रहा है, लेकिन गर्मी उत्तर प्रदेश में फैल गई है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि बंगाल काले जादू के लिए बड़ा फेमस है। कहते हैं कि वहाँ पर काला जादू ऐसा मारते हैं कि जो जाता है वो लौट के आ नहीं पाता। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार और अनुराग यादव के बीच बंगाल चुनाव के दौरान जो घटना घटी वो काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में है। चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख सचिव के बीच हुए टकराव का मुद्दा इन दिनों उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, छाया हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है अफसरों का जिसने इस मामले में अनुराग यादव का सपोर्ट किया है, उनको समर्थन दिया है, सोशल मीडिया पर भी लिखा है। अनुराग वहाँ पर ऑब्जर्वर थे। दिल्ली से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्ञानेश कुमार की लगी हुई थी, जिसमें सारे बड़े अधिकारी शामिल थे। इस हाई लेवल मीटिंग में ही बताया जाता है कि बूथ रिपोर्ट को लेकर कुछ लेट लतीफ़ी हुई, जिसकी वजह से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो नाराज हो गए। हाई लेवल मीटिंग गर्मा गर्मी में बदल गई। ज्ञानेश कुमार इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अनुराग यादव को हटाने का आदेश कर दिया और कहा कि इनको घर भेज दिया जाए। हालांकि उसके कुछ ही समय पहले उनकी टीएमसी के नेताओं के साथ भी बहुत गर्मा गर्म विवाद हुआ था और उसमें गेट आउट शब्द तक का प्रयोग हुआ। ज्ञानेश कुमार इन दिनों चौतरफा विपक्ष के आरोपों से घिरे हुए हैं, लेकिन अनुराग यादव योगी सरकार में एक ऐसे अफसर हैं जो यादव होते हुए भी अपनी कार्यशैली से, अपनी शालीनता से, अपनी सरलता से चुपचाप चल रहे हैं और कहा जाए तो इज्जत बचाकर नौकरी कर रहे हैं, और योगी सरकार ने उन पर भरोसा भी जता रखा है। इस घटनाक्रम के बाद वो उत्तर प्रदेश लौट आए हैं। यहाँ पर वो प्रमुख सचिव समाज कल्याण के पद पर हैं, वहाँ पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन कोई पीछे से आयोग का पत्र ना आ जाए जो यहाँ उनका नुकसान कर दे, यानी कि उनको यहाँ प्रमुख सचिव पद से ना हटवा दे। यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि चुनावी जिम्मेदारियों के बीच अनुशासन और संवाद की मर्यादा की जो बात है उस पर किसको किसको ध्यान रखना चाहिए। दोनों तरफ को ध्यान रखना चाहिए, ये बात बहुत सामान्य सी है। अनुराग वैसे भी जहाँ भी पोस्ट रहे हैं उन्होंने अपने कार्यशैली से अपनी अच्छी छवि बनाई है। अखिलेश यादव सरकार में वो ज़्यादा लोकप्रिय थे, लखनऊ के डीएम थे, लेकिन उन पर कोई दाग ऐसा नहीं लगा जो उनके अहंकार को दर्शाता हो। उसके बाद वो विदेश चले गए और योगी सरकार में जब लौटे तो उनको कई सारी महत्वपूर्ण पोस्टिंगें मिलती रहीं, और आज भी उनको मुख्यमंत्री अपने साथ सिंगापुर इन्वेस्टर समिट में लेकर गए थे। वो आईटी के प्रमुख सचिव थे। हालांकि एक घटनाक्रम के बाद वहाँ के एमडी और प्रमुख सचिव दोनों को हटाया गया, जिसमें एक एमओयू गलत साइन हो गया था। उसके बावजूद सीएम का भरोसा अनुराग यादव पर बना रहा और उनको समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। ये सब ठीक है, बात आई गई हो गई, लोग भूल गए, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर
ज्ञानेश कुमार के परिवार को चर्चा में ला दिया है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार खुद यूपी के आगरा के ही रहने वाले हैं। वो भी आईएएस अफसर रहे हैं। जब वो रिटायर हुए तो उनको भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। लेकिन इसके साथ साथ उनकी बेटी और दामाद दोनों उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन अनुराग यादव की घटना से उनके ऊपर भी निशाना साधा जा रहा है। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, पावर आती जाती रहती है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को आपस में इस तरह टकराना नहीं चाहिए। ये उनके लिए ना सही, उनके जानने वालों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। कई बार ऐसा हुआ भी है कि कुछ चीज़ों के परिणाम दूरगामी साबित हुए हैं। लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए तो ज्ञानेश कुमार की जो फैमिली है वो अभी तक अपने काम के मामले में अव्वल रही है। उनकी बेटी और दामाद लाइमलाइट से दूर रहते हैं और अपने पिता के प्रभाव के इतर वो चुपचाप अपना काम करते हैं। मनीष बंसल सहारनपुर के डीएम हैं और काफ़ी लोकप्रिय अधिकारियों में हैं। मेघा रूपम जेवर जैसे एयरपोर्ट का उद्घाटन कराकर सरकार और प्रधानमंत्री की नज़र में आई हैं। बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी आम जनमानस में अभी इन दोनों अफसरों की छवि अच्छी बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद अनुराग यादव इस पूरे घटनाक्रम पर खुद क्या महसूस करते हैं, ये बात ज़्यादा मायने रखती है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। ब्यूरोक्रेसी में ऊपर नीचे का खेल चलता रहता है। अच्छे और बुरे दिन, पोस्टिंग अच्छी और ख़राब होती रहती है। लेकिन कई बार कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिनमें आपकी गलती भी नहीं होती है, लेकिन आपको फिर भी गिल्ट फील करना पड़ता है। वैसे हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर कोई अफसर हो, व्यक्ति हो, सामान्य आदमी हो, उसका सम्मान सबसे पहले है। अहंकार के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम हो गया, आप उसको आज इन लाइनों से समझिएगा कि किसी खंजर न तीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा, और जिनके सीनों में रोशनी उतरी उन मुरीदों को पीर ने मारा, और जी गया आह का लगा हुआ शख्स बद्दुआ को फकीर ने मारा। एक लैला ने मारा मजनू को और रांझे को हीर ने मारा। जो अदालत से बच गया था यारों, उसको उसके जमीर ने मारा। नमस्कार।